जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो नया टैरिफ लगाया गया था जिसमें 50% और 25% की कैटेगरी थी, उसका हमारे ऊपर क्या नुकसान हुआ था, एक बार उसको भी देख लेते हैं। हमारा अरबों डॉलर का निर्यात प्रभावित हुआ। कई कंपनियों ने ऑर्डर गँवाए या कम मार्जिन पे काम किया। देखिए, कम मार्जिन पे काम करना भी बिज़नेस सेंस उसमें भी कम बनता है, लेकिन जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, तो कंपनियाँ कम मार्जिन पे दबाव लेकर, कम मार्जिन करके अपना सामान एक्सपोर्ट करती हैं। एमएसएमई सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। एमएसएमई जो यहाँ के हमारे जीडीपी की का बैकबोन है, यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग का बैकबोन है, वो बड़ा बहुत प्रभावित रहा। और दूसरा क्या हुआ कि पूरे माहौल में एक अनसर्टेनिटी थी, लिहाज़ा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बड़ा प्रभावित हो रहा है। तो ये निर्यात तो हमारा था, लेकिन फिर भी हम दबाव में जी रहे थे। अब एक सेकंड देखिए, अब भारत को कुल मिलाकर क्या फ़ायदा होगा? एक बार फिर से देखते हैं। फ़ायदा होगा कि हमारा निर्यात बढ़ेगा और निर्यात कॉम्पिटिटिव रहेगा तो वॉल्यूम में भी बढ़ सकता है और साथ ही साथ उसके हमें वैल्यू प्राप्त होगा। निवेशकों का भरोसा लौटेगा, जिसका असर आने वाले टाइम में आप रूपी पर भी देखिएगा। रूपी जो अभी देख रहे हैं डेप्रिशिएट हो रहा है लगातार, रूपी को भी ठहरने का थोड़ा मौका मिलेगा, रूपी स्ट्रांग होगा, नहीं तो रूपी कम से कम और यहाँ से स्टेबल रहेगा। रूपी को आप देखिए न केवल डॉलर के मुकाबले, बल्कि आप यूरो के मुकाबले, पाउंड के मुकाबले सब जगह रूपी कमज़ोर दिखता है। एशिया की सबसे कमज़ोर करेंसी रूपी अभी दिख रही है। तो इससे निर्यात बढ़ेगा, निवेशकों का भरोसा लौटेगा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज़ दोनों का फ़ायदा होगा। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो ये डील हुआ है, उससे न केवल मैन्युफैक्चरिंग बल्कि सर्विसेज भी उसका बेनिफिट उठा पाएँगे। इसके साथ ही साथ मैं ये देखता हूँ कि एक न केवल इकोनॉमिक्स में बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भारत की एक एक साख बढ़ी है। मैं एक बात की तरफ आपका इशारा हमेशा ध्यान खींचना चाहूँगा, वो ये कि इस बीच में देखिएगा कि हमारे यहाँ से देश की सरकारों में जो इम्पोर्टेंट पोज़ीशन में काम कर रहे थे, कोई गलत बयानी या फालतू बात करना या ज़्यादा बात करना, उससे बचने का बड़ा फ़ायदा हुआ। देखिए, ट्रम्प साहब ये रिस्क उठा सकते हैं, उनके पास हैसियत भी है, वो दुनिया की ताकतवर कंपनी में ताकतवर देश भी हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मुखिया हैं, वो किसी भी हद तक बोलने में जा सकते हैं, उनके लिए अलग बात है, लेकिन हमारे लिए अलग बात है, जो देश का काफ़ी बड़ा पार्टनर अमेरिका हो, उस देश का प्रधानमंत्री अगर चुपचाप बैठा हुआ है 7-8 महीने से, किसी तरह की बात नहीं कही है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा संकेत था। क्योंकि जब आप ब बड़बोलापन डिप्लोमेसी में बड़बोलापन नहीं चलता दोस्तों, बड़बोलापन आपको डिप्लोमेसी का खेल बिगाड़ सकता है। तो लिहाज़ा ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा। भारत की जो ग्लोबल ट्रेड की जो साख है, मतलब उसमें कहीं हमारा रुतबा बढ़ा, हमारा क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ी और साथ ही साथ हम ये दिखाने में कामयाब रहे कि साहब हम एक स्टेबल इकोनॉमी है, स्टेबल कंट्री हैं और हम बहुत सोच-सोच कर कदम रखते हैं। हम दुनिया के लिए इनेविटेबल हैं। आप भारत का मुकाबला नहीं कर सकते और भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। और भविष्य में जब भी कोई डील होगा, तो उसमें भारत का जो एक स्टैंड है, उसको ध्यान में रखा जाएगा, उसको सीरियसली लिया जाएगा। अब ये डील क्या है? ये डील केवल देखिए इसके पहले हम आपसे बात कर चुके हैं। इस डील में यूरोपियन यूनियन से जो हमने डील की, उसका वो एक टेम्पलेट था और इस डील के तुरंत होने में उसका बड़ा हाथ है। मैं पहले से ही आपको बता दूँ, मैं कई अपने दोस्तों में टेलीविज़न के जर्नलिस्टों में मैंने ये शेयर किया। मैंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें मैंने कहा था कि ये डील मार्च तक हो जाना चाहिए। मैक्सिमम ये डील मिड अप्रैल तक जाएगा। मुझे ये उम्मीद थी कि बजट के बाद ये डील कभी भी हो सकता है। तो और ये इस डील के बारे में हमने जो प्रेडिक्शन किया था दोस्तों, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। हमने ये बताया था कि साहब किसी भी दिन बातचीत बिल्कुल तैयार है, डॉक्यूमेंट तैयार है। जब भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच बातचीत होगी, उसी दिन डील ये थ्रू हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये देखता हूँ कि एक जगह एक बार और चर्चा कर लेते हैं कि रुपया और व्यापार पर इसका क्या असर होगा। देखिए, ऐसा है कि जब निर्यात बढ़ेगा, तो डॉलर में बढ़ोतरी होगी। अ मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट होगा तो रुपए पर दबाव कम होगा। करंट अकाउंट सँभालना बड़ा आसान होगा हमारे लिए, इससे बड़ा मुश्किल हो रहा था।
आरबीआई को बार-बार हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा रुपये की डिप्रिसिएशन के बाद। तो बहुत रुपया मजबूत अगर यहां से नहीं भी हो तो लेकिन रुपए के नीचे सरकने की संभावना कम होगी, बल्कि स्थिर रुपया अगर रहा तो हम समझेंगे हमारे लिए विक्ट्री के तौर पर उसको हम गिन सकते हैं। आगे चलते हैं, सेक्टर वाइज क्या फायदा होगा, किस सेक्टर को इससे कितना मिलेगा, उस पे जरा एक बार फिर से गौर कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा किसकी कि जो जो सेक्टर की बिक्री पे भी बात कर सकते हैं, सेक्टर के एक्सपोर्ट भी बात कर सकते हैं, और उस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं आप समझिए उनकी स्टेबिलिटी, उनकी जॉब सिक्योरिटी, इन सब पे इसका फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं आईटी और डिजिटल सर्विसेज में इसका क्या फर्क पड़ेगा। अमेरिकी बाजार में स्थिरता है, अमेरिकी बाजार में स्थिरता है तो लॉन्ग टर्म क्लाइंट का भरोसा होगा और लिहाजा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास रहेगा। एक तो ये बड़ा फायदा है। फार्मा कंपनियों को भी फायदा है, एक मार्केट एक्सेस है, एक मार्केट में जो अनसर्टेनिटी थी, अभी फार्मा पे नहीं था 50%, लेकिन फार्मा में आप जब अनसर्टेनिटी चल रही हो, जब किसी देश का प्रेसिडेंट अगर आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ और बोल रहा है, 10 दिन बाद कोई और फैसला ले रहा है, तो ये दबाव हमेशा बना हुआ था। तो मेरे ख्याल से फार्मा को एक रेगुलेटरी क्लैरिटी मिलेगी और साथ ही साथ उसको एक ईजी मार्केट एक्सेस की तरह ये काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। चीन का विकल्प बनने का भारत के पास मौका है। अभी देखिए सेमीकंडक्टर में भारत सरकार ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाया है, उसी घोषणा की है बजट में। तो लिहाजा सेमीकंडक्टर में हम जब चाइना का विकल्प बनकर अगर उभरते हैं तो वो एक बड़ा बाजार कायम करने में हमारे लिए मदद होगी। तो सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए बहुत फायदा होगा, चीन का विकल्प बनने का हमको मौका मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। ये सब फायदे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के सेक्टर में। टेक्सटाइल और गारमेंट इंपैक्टेड सेक्टर थे, इसमें 50% हम लोग ड्यूटी पे कर रहे थे, तो जाहिर था कि इस पर दबाव बना हुआ था, मार्जिन कम थे और एक्सपोर्ट आगे चल के और एक्सपोर्ट में गिरावट हो सकती थी। तो ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिटेड सेक्टर रहेगा, इंपैक्टेड होगा। टैरिफ एडवांटेज यहाँ मिलेगा हमको, और साथ ही साथ जो बहुत बड़ा रोजगार मिला हुआ है गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर में, उसकी सिक्योरिटी भी सस्टेन करेगी, उसकी सिक्योरिटी भी गारंटी होगी। एमएसएमई ग्लोबल सप्लाई चेन में एमएसएमई की एंट्री, पिछले 1 साल से सरकार ने एमएसएमई के रूल्स एंड रेगुलेशंस में बहुत सुधार किया है, बहुत उसको उसमें रिलैक्स किया है, काफी एम्प्लॉयर फ्रेंडली रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब एक अमेरिका में जब सर्टेनिटी आई अमेरिका में, तो एमएसएमई मेरे ख्याल से इसमें बेनिफिटेड रहने वाले सेक्टरों में से एक होगा। अब आप पूछेंगे कि ये तो हो गया एमएसएमई का, गारमेंट हो गया, फार्मा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, आम आदमी को क्या मिलने वाला है? ये सवाल है ना, ये सवाल आप पूछेंगे। आम आदमी को क्या हासिल होगा, ये अब बताता हूं आपको। देखिए, नई नौकरियों में इजाफा होगा। इस मौके से जब सर्टेनिटी पैदा होगी तो कंपनियों का इन्वेस्टमेंट होगा, कंपनियों का एक्सपेंशन होगा, कंपनियां आगे रिस्क ले सकती हैं, कंपनियां एक विजन बना के चल सकती हैं, और वहां पे इन्वेस्टमेंट के अलावा नए नए प्लांट लग सकते हैं, एक्सपोर्ट में बढ़ावा होगा, तो नए नए रोजगार पैदा हो सकते हैं और रोजगार के नंबर बढ़ सकते हैं। बेहतर और स्थिर कीमतें, हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो आप जब ऐसे सामान का इस्तेमाल करते हैं जो कि आप ऑलरेडी इंपोर्टेड है, टैरिफ कवर की जहां तक बात आती है, तो वो सामान आपके और हमारे लिए महंगे होते हैं। उसमें उसमें मार्केट प्राइस में एक स्थिरता आएगी और साथ ही साथ उसकी कीमतों पे लगाम लगा रहेगा। दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक्स की उपलब्धता रहेगी लंबे समय में। आप समझिए कि आप इनकम को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इनकम में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो एक 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 ईमानदार लाइन आपसे बताता हूं मैं कि इन सब इस डील के बाद, ये डील आज सस्ती नहीं है, ये सस्ती चीजें नहीं है कल, लेकिन कल आपको एक सुरक्षित रोजगार मुहैया करा सकती